हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से अब पीयूष दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीयूष दुबे जी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। तो चलिए आज दोबारा से कुछ पीयूष दुबे जी एक बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है पीयूष दुबे जी आपका। चलिए शुरुआत करिए। जी आपको मेरा नमस्कार और एकलव एस्ट्रोलॉजी के सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। हम्म। ठीक है, तो एज यूजुअली आज हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स के ऊपर। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, अरे 9 प्लैनेट तो हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे हम राशि प्लैनेट की बात किया जाए तो हर किसी को लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। पर मैंने देखा है अपने कंसल्टेशन के एक्सपीरियंस में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में डेप्थ हमको पता होगा बेसिक का, उतना हम्म। ही अच्छा प्रिडिक्शन हम कर पाएंगे। हम्म। और ये केवल हमको पता है कि एरीज का लॉर्ड मार्स है, मार्स वैरियर होता है, सोल्जर होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली उसकी डेप्थ में क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। सोल्जर तो है पर ये इसका मतलब क्या होगा। सन आपका फादर तो है पर इसको रिलेट कैसे करेंगे। और मैंने देखा वहां अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर लैग कर जाते हैं। तो आज हम 9 प्लैनेट्स की बात करेंगे, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज की भी और उनके निगेटिव क्वालिटीज की भी। और प्रैक्टिकल रेमेडीज की बात करेंगे, ये कहें कि प्रिकॉशंस। हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वैसे ही हम आज उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स कौन से हम जानते हैं। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक, ये हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक, और वीनस, सॉरी। तो 9 प्लैनेट हो गया। तो सबसे पहला जो प्लैनेट होता है वो सन को मानते हैं। सन को हम किंग मानते हैं ना। जी। सभी ग्रहों का राजा है सूर्य। हम्म। तो आप देखिए सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है लाइट को, नॉलेज को। ठीक है, हम्म। और सूर्य का एक खास क्वालिटी होता है कि जब सूर्योदय होता है तो उसके बाद कोई भी स्टार दिखाई नहीं देता। हम्म। और साइंस भी ये कहता है कि वो छुप नहीं जाते हैं, उसकी हम्म। लाइट की वजह से दिखाई नहीं देते। हम्म। तो जहां पे सन होता है जिस भाव में ना, वहां पे लाइट इतनी ज्यादा होती है कि हम कुछ देख नहीं पाते हैं। अगर आप इसको रिलेट करेंगे प्रैक्टिकली, तो लाइट का सेंस है कि ज्ञान। पॉजिटिव वे में तो ज्ञान है, पर निगेटिव वे में क्या है, वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही, पर वो सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और लाइट को, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। पर यही सन जब एफ्लिक्टेड हो जाए, ठीक है, तो जिस भाव में बैठा होता है वही लाइट हमारे लिए ऑब्स्टेकल बन जाती है। कि जैसे सूर्य की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता, कोई सितारे नहीं दिखाई देते, उसी तरह उस भाव में हमको कुछ नहीं दिखाई देता। हम कहते हैं ना, मद में आदमी अंधा हो जाता है। ईगो की वजह से हम अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा ईगो काम करता है। अब ऐसे में क्या होता है कि इंसान क्या करता है, शो ऑफ करता है। देखिए, आप सन एफ्लिक्टेड होगा, इंसान दिखावा करेगा। सन राहु होगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। रॉयल ना होते हुए भी अपने आप को रॉयल दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ऐसे इंसान का प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है। सन हमारा फादर है, हमारा किंग है। ठीक है, तो इतना ज्यादा शो ऑफ करने लगता है कि दिखावे के चक्कर में वो पैसा भी लुटाने लगता है। पैसा सब कुछ लुटाने लगे। कोई उससे कह दे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, या ना भी कहे, वो अपने आप आगे बढ़ के दिखावे के चक्कर में पैसा लुटाने लगेगा अपने फाइनेंशियल। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है। सिर्फ दिखावा है, दिखावे की वजह से। तो सन का पॉजिटिव क्वालिटी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, पर जब वो एफ्लिक्टेड हो जाता है तो वही ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। और वही सन के लाइट की वजह से हम उस भाव में कुछ देख नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए रेमेडी ये है कि सन आपका फादर है, सन एफ्लिक्टेड हो तो आप सबके फादर बनने की कोशिश मत कीजिए, ना ही सबका बैंक बैलेंस बनने की कोशिश कीजिए। आप सबकी हेल्प नहीं कर सकते। सन राजा है ना, तो राजा का काम होता है सारी प्रजा के दुख दूर करना। तो आप उस तरह मत बिहेव कीजिए कि आप सबका दुख दूर करने के लिए आए। जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उतनी ही हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं कि पैसे लुटाए जा रहे हैं दिखावे के चक्कर में कि अरे मैं तो बहुत बड़ा दानी तो हूँ। ऑफ कम करें तो वहां आपकी पे प्रॉब्लम क्योंकि है। चीजें। हम्म। इसी तरह दूसरा प्लेनेट हमारा मून। मून को हम क्वीन भी कहते हैं, हम्म। रानी। ठीक है, तो अब मून का क्वालिटी क्या होता है। मून केयरिंग होता है, नर्चरिंग होता है। ठीक है, और मून हमारा क्या होता है, मदरली नेचर रिप्रेजेंट करता है ना, मदर का कारक। ठीक? तो ये मून जब पॉजिटिव हो तो अच्छा है। इंसान इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, उसका एटीट्यूड, लोगों की केयर करेगा। ठीक,
पर जब यही मून एफ्लिक्शन में आ जाए, देखिए आप मून देखें सैटर्न के साइन में चला जाए, मून स्कॉर्पियो में चला जाए, मून 8th हाउस में चला जाए, तो आप अक्सर देखेंगे ऐसे लोग फिर इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। मूड अफेक्टेड ठीक होता है। है तो ओवर इमोशन होता है। हाँ, और हम्म। क्या ओवर इमोशनल होने की वजह से आप ऐसे लोगों को देखिए, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे की गलती भी अपने सिर पे ले लेंगे। ठीक है। और ये लोग ऐसा क्या करते हैं, ओवर इमोशनल होने की वजह से जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और हम्म। सबकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ये भी सन की तरह। ठीक। हर किसी का, और इसकी वजह से ये हो जाता है कि एक दिन ये अकेले रह जाते हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं, कोई इनकी हेल्प करने नहीं आता। मून स्कॉर्पियो वालों का, मून बैडली अफेक्टेड हो, मैंने देखा है ऐसे लोगों का कि ये बिना मांगे दूसरे की हेल्प करते हैं, और हम्म। उसके बाद जिनकी ये हेल्प करते हैं ना, वही इनको सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मून का नेचर है मदर, मदर कैसी होती है, अनकंडीशनल, तो अनकंडीशनली ये सबकी हेल्प करते हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सबकी मदर बनने, सबकी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। सबका भला करने का ठेका आपने नहीं लिया, जितना जरूरी हो उतना कीजिए, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जितना आपके बस में हो। मुझे हम्म। याद है कि मेरे पास एक लेडी का चार्ट आया था, शी वॉज स्कॉर्पियो मून। तो उसने क्या किया, अपनी पड़ोस में जो एक घर था, वो बहुत गरीब थे, उसने अपने पैसे से उनकी पूरी गृहस्थी बसा दी, टीवी खरीद के दिया है, फिर कभी फ्रिज खरीद के दिया, हर एनिवर्सरी पे उनको ऐसे गिफ्ट देती थी, बेचारों का घर सेटल हो जाए। फिर कहती यही बंदी मेरी बुराई करती थी मोहल्ले में। हम्म। तो मून जब एफ्लिक्टेड होता है तो ऐसा ही होता है, इसीलिए देखिए एफ्लिक्टेड मून वाले बहुत अच्छे हीलर और डॉक्टर बन जाते हैं, हाँ, अगर कहीं इस पे इमोशनली। पॉजिटिव आ जाए। फिर हम्म। दूसरों का दुख दूर करने की नेचुरल एबिलिटी होती है। खराब चंद्रमा। हम्म। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर नहीं है जुपिटर या किसी और प्लैनेट का, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम दे देगा। उतना हम्म। हेल्प कीजिए जितना कर सकते हैं। तो जो ये सन मार्स, सन सॉरी सन फादर है, मून मदर है, वो मदर मदर की तरह मत पढ़िए उसको, इस तरह से उसकी क्वालिटी को डेप्थ में समझिए। हम्म। अब जैसे मार्स है, मार्स क्या सोल्जर है, ब्रदर का कारक है। मार्स हमारी सिक्योरिटी भी है। तो जिस भाव में मार्स होगा ना, वहां हम इनसिक्योर फील करते हैं हमेशा। हम्म। तो अब आप समझिए मार्स को सिक्योरिटी क्यों कहा गया है, उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तो देखिए सिक्योरिटी की जहां जरूरत जहां होती है, जहां खतरा ज्यादा होता है, बॉर्डर हम्म। पे आर्मी इसलिए लगाई जाती है कि आपके बॉर्डर पे रिस्क है। तो मार्स जिस हाउस में बैठा होगा ना, वहां आपको इनसिक्योरिटी, वहां सिक्योरिटी इसीलिए दी गई है मार्स की आपको, कि वहां पे खतरा है आपको, या आपको हम्म। फील होता है इनसिक्योरिटी। इसीलिए आप देखिए मार्स जहां होता है वहां हम जल्दी रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। छोटा सा भी हमको हिंट लगे कि गड़बड़ हो जाएगी, हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि, और मार्स जब, और ये क्वालिटीज क्या होता है जब एफ्लिक्टेड हो जाता है ना प्लेनेट, तो ये क्वालिटीज और ज्यादा उभर के बाहर आती हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में। अब अगर मार्स एफ्लिक्टेड हो गया, मार्स सैटर्न क्या होता है, क्यों यूनियन लीडर बनते हैं, क्योंकि जितने गरीब लोग हैं ना उनकी लड़ाई उनको लड़नी होती है। हम्म। क्योंकि मार्स अब एफ्लिक्टेड हो गया सैटर्न से, अब वो उभर के आ रही है, उनका फाइटिंग एबिलिटी है, अब वो खुल के बाहर आ रहा है। और इसीलिए ऐसे लोग कैरियर में हमेशा परेशान रहते हैं, जॉब में, हम्म। क्योंकि हर किसी की लड़ाई अब इनको ही लड़नी है, ये हम्म। सोचते हैं। हम्म। तो जहां मार्स हो या मार्स एफ्लिक्टेड है, तो आप पेशेंस रखिए। आपको समझना चाहिए टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं, हर चीज के लिए लड़ना ही सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। तो आप देखेंगे ये प्लैनेट जिस हाउस में बैठे होंगे वहां यही क्वालिटी होगी आपकी, उसके सिग्निफिकेशन को लेकर। और अगर ये एफ्लिक्टेड है, तो ये क्वालिटी अनकंट्रोल्ड वे में बाहर आएगी। आप मार्स 9th हाउस में हो, ऐसा आदमी इतना ज्यादा लिबरल होता है ना कि हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है, क्योंकि 9th हाउस लॉ का होता है। लॉयर क्या करता है, दूसरों के लिए लड़ता है। 9th हाउस मार्स वाले जिंदगी भर दूसरों के लिए लड़ेंगे। मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, 9th हाउस में जितने मेलेफिक होंगे इंसान, उतना ज्यादा लिबरल। मार्स हो, सैटर्न हो, ये हमेशा दूसरों के दुख दूर करने में लगे रहेंगे, और खुद सदा दुखी रहेंगे इसीलिए। अब जैसे मरकरी है, ठीक है, मरकरी क्या बच्चा है, मरकरी अच्छा इंसान बहुत स्टूडियस होता है, बहुत पढ़ाई करता है। भाई जुपिटर मरकरी साथ में होल लाइफ लर्नर। लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि यही मरकरी एफ्लिक्टेड हो जाए, या मरकरी जो है
निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो ये इंसान पढ़ता तो बहुत है, ठीक है, पढ़ाई में इतनी ज़्यादा स्किल अचीव कर लेता है कि आप इनको कहेंगे ओवर अचीवर, पर ये लाइफ में ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाते, क्योंकि मरकरी क्या है, बुकिश नॉलेज है, थ्योरी। जुपिटर और सैटर्न है आपके प्रैक्टिकल। ये बंदा थ्योरी में तो एक्सपर्ट होता है, आप ये समझ लीजिए, प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट नहीं होता। और सोसाइटी में सक्सेसफुल होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आना चाहिए, ठीक है। ये सोशल, ये मतलब जो कहते हैं ना आपको कि ये अपने सोशल स्किल से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप ही नहीं करते, पढ़ते रहेंगे, हमेशा किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए आजकल सक्सेस कौन पाता है, जिसके पास स्किल भी हो और जुगाड़ भी हो, जो बॉस की चापलूसी भी कर ले और नॉलेज भी हो। अगर आपके पास केवल स्किल है, आपको बात करना नहीं आता, बॉस से डील करना नहीं आता, सोसाइटी में डील करना नहीं आता, तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप देखिए सोसाइटी में बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं और उनका टैलेंट वेस्ट है, वो कुछ नहीं कर पाते। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल, आप सोशल मीडिया ले लीजिए। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास उतना नॉलेज नहीं होगा, और उनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, फेस वैल्यू है, वो ब्रांड बन गए हैं। और लिखते हैं जिनके पास अच्छा है, बहुत नॉलेज बोलते है, हैं अच्छा है। उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। तो आपको चाहिए कि सोसाइटी के प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, लोगों से मिलिए, सोसाइटी को समझिए, केवल ओवर स्टूडियस मत बनिए। जुपिटर मरकरी क्यों हो लाइफ लर्नर होता है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जुपिटर और मरकरी शत्रु ही हैं एक तरह से, बहुत ज्यादा अच्छे टर्म्स नहीं है, भले वो बेनिफिक है। तो जुपिटर जब मरकरी के से साथ आ जाता है तो ये भी एक तरह से एफ्लिक्शन हो गया, होल लाइफ लर्नर। वो पढ़ते रहेंगे, अगर उनमें कोई और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आया है तो वो उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाते नॉलेज का। जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। हाँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा जुपिटर मरकरी वालों को, उनको इतनी चीजें आती हैं, इतना स्किल है, पर उसका यूज ही नहीं कर पाए। अब जैसे हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप देखेंगे हम लोग इतनी सारी टेक्निक सीख चुके हैं कि जब कंसल्टेशन की बारी आती है, ज्यादातर जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो 10% भी हम नहीं यूज कर पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है इतना। पर हम सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। तो जुपिटर मरकरी वालों को चाहिए प्रैक्टिकली भी अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और यही प्रैक्टिकल रेमेडी है। अब अच्छा, मरकरी का कलर क्या होता है? ग्रीन, ठीक है। तो मरकरी एक राजसिक प्लेनेट है, तो जहां मरकरी होता है वहां हमें ऑब्सेशन होता है, मोह। क्योंकि मरकरी बच्चा है ना, ठीक है, बच्चे को आप क्या करिए, टॉफी दिखा दीजिए, लालच में आ जाएगा। बच्चा जो चीज देखता है उसकी लालच हो जाती है, दूसरे का खिलौना देख लेगा, अरे मुझे भी चाहिए। तो मरकरी जहाँ होता है वहां हम इसी तरह बिहेव करते हैं, लालच में आ जाते हैं। एक कहावत है ना, ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जहाँ मरकरी होगा वहां हमें कोई ऐसी चीज दिखा दी जाए, अरे ये तो बहुत अच्छी है, हम उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे बिना जाने समझे, भले बाद में वो गड़बड़ निकले। मरकरी नाइन्थ क्योंकि हाउस देखिए। मरकरी हो, मरकरी क्योंकि। नाइन्थ हाउस मरकरी हो, हाँ जैसे ही बोलिए। उनको बता दीजिए नाइन्थ हम्म हाउस मरकरी है, उसकी हम्म दशा अंतरदशा आ जाएगी, तुरंत नौकरी ढूंढने लगेंगे। अब बाद में पता चलेगा जैसी अंतरदशा खत्म करे, बेकार है, परेशान हो रहे थे हम, तो अच्छी खासी नौकरी। हम्म। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, कभी और मरकरी की बातें करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे जिसमें एक प्लेनेट के ऊपर सिर्फ एक डिस्कशन हाँ, किया जाए, तो फिर बताएं। तो ये मरकरी है, ठीक है। वीनस क्या है? वीनस भी राजसिक प्लेनेट है, ब्राइट है, शाइनी है, वीनस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो भी मरकरी की तरह एक ऑब्सेशन देता है। सुंदरता क्या है, हमें मोहपाश में बांध देती है ना। जहाँ वीनस होता है वहां एक तरह का मोह क्रिएट करता है, जिससे हम बंध जाते हैं, ठीक। तो अब आप देखिए क्या होगा कि वीनस वाले बहुत स्वीट होते हैं, ठीक है। जहाँ वीनस होगा वहां हम बहुत स्वीटली बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है। पर एक खराब क्वालिटी वीनस का होता है, वीनस जिनके, अब आप देखिए मून और वीनस एफ्लिक्टेड हो, इसीलिए अच्छे हीलर बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं। वीनस जिनका एफ्लिक्टेड होगा वो बंदा दूसरे के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी एक्सट्रीम लिमिट में जा सकता है। और ये बात आप किसी भी चार्ट में चेक कर लीजिए, सैटर्न वीनस हो, वीनस बैडली एफेक्टेड हो, या मून सैटर्न के साथ में हो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं दूसरे की। केवल मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल लाइफ। ऐसे में क्या होगा कि लोग इनका मिसयूज करने लग जाते हैं। तो मून क्या है? कंडीशन है। और वीनस, सॉरी, मून अनकंडीशनल है, वीनस कंडीशनल होता है। मदर का प्यार अनकंडीशनल होता है, वाइफ का प्यार और हस्बैंड का प्यार कंडीशन के साथ आता है। शादी के पहले घर वाले चेक करते हैं नौकरी है कि नहीं लड़के के पास, बिना नौकरी के प्यार देख के शादी भी नहीं करते।
इट इज कंडीशन। तो जब वीनस कंडीशनल है, जब वीनस एप्लिक्टेड हो गया तो आप अनकंडीशनली बिहेव करने लगते हैं, सबके लिए सब कुछ करेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा कि अनकंडीशनली बिहेव ना करके बाउंड्री सेट करना आना चाहिए कि कब किसके लिए कितनी दूर कितना कुछ करना है, मुझे कितनी सेक्रीफाइस अपनी करनी है, कितना हेल्प करना है। अदरवाइज लोग आपका बार बार मिस यूज करेंगे। और आप वीनस का ये प्रिकॉशन आप फॉलो कर लें, आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वीनस संजीवनी है ना। आप ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो अपनी संजीवनी का दान कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए जिसका मून एफ्लिक्टेड हो, वीनस एफ्लिक्टेड हो, वो कुछ भी कर देंगे दूसरे। मैं बता रहा हूँ, 100 चार्ट में चेक कर लीजिए, 100 चार्ट में ही मिलेगा। हाँ, सीख गए हो तो अलग बात है, वरना एक टाइम ऐसा होता है कि लोग कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। वीनस सैटर्न वालों का रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों होता है? वो बंदा कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यही देखना है कि आपको कंडीशन लगाना आनी चाहिए, बाउंड्री बनाइए। अब सैटर्न क्या होता है? सैटर्न ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। पहली बात तो सैटर्न का क्वालिटी होगा, जहां भी सैटर्न फियर देता है, जिस हाउस में हो सैटर्न, जिस हाउस का लॉर्ड हो, वहां में एक अननोन फियर होता है। अब देखिए सैटर्न जिस हाउस में होगा ना, वहां जल्दी कोई चेंज करना ही नहीं चाहते डर के मारे, क्योंकि सैटर्न बहुत ट्रेडिशनल है, वो नई चीजें अडेप्ट नहीं करता जल्दी। वो तब तक चेंज नहीं करेंगे आप जैसे सैटर्न जिस हाउस में होगा, जब तक आपको फोर्स ना कर दिया जाए, या ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि आपको चेंज करना ही पड़े। हम उस भाव से या उस सिग्निफिकेशन से ऐसे चिपके रहते हैं यही, जैसे यही हमारा जीवन है, अगर ये छूट गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते, जिस भाव में आपका सैटर्न होगा। इसीलिए कैप्रिकॉन एसेंडेंट वाले देखिए, कुंभ लगन वाले, जल्दी कोई परिवर्तन लाते ही नहीं है। वो एक काम पकड़ लेंगे, एक ट्रेडिशनल वे में सोचेंगे, वैसी पे चलते रहें, चिपके रहते हैं जहां सैटर्न होता है हमारा। मैं बता दूं, जब जियो का नया सिम आया था, एक लड़के का सैटर्न लगन में था, तो जियो वालों ने पहले फ्री ऑफर दिया था 5-6 महीने की। सब वो सिम लाए, यूज करने लगे, ठीक है, पर वो बंदा सिम नहीं लाया। वो क्या कहता था? अरे नई कंपनी है, भाग जाएगी। मतलब हमेशा वो वेट करते हैं, जब 6 महीने बाद जियो ने एक्सटेंड कर दिया, नहीं नहीं और चलेगा ये फ्री, तब जाके वो नया सिम खरीद के लाए। मतलब जल्दी चेंज नहीं चाहते वो, तो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ BSNL पे। ये सैटर्न का क्वालिटी होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक तो अननोन फियर होता है, ऊपर से अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए तो क्या है, मैंने क्या कहा, ये जल्दी चेंज नहीं करना चाहते, जिद्दी होते हैं थोड़ा। और अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो ये जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। सैटर्न ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रेडिशन और आइडियाज को लेके इतने ज्यादा स्टबर्न हो जाएंगे या चिपक जाएंगे आप कहिए उससे, जल्दी चेंज ही नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में ये लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक सा एग्जांपल दूं, सैटर्न 10th हाउस वाला आदमी जल्दी अपने कैरियर में, अपने काम में कोई चेंज ही नहीं करना चाहेगा, और बहुत स्लो काम करेगा वो, स्लो एंड स्टडी, ठीक है। और जल्दी दूसरों के विचारों को भी नहीं स्वीकार करेगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, सैटर्न जब एफ्लिक्टेड हो तो ये लोग बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। तो क्या होता है, जैसे इतने रिजिड हो जाएंगे, सैटर्न क्या, सैटर्न उसका कारक है ना मिनरल्स का, स्टोन का, तो ये लोग स्टोन की तरह रिजिड हो जाएंगे। तो आपका प्रिकॉशन या रेमेडी ये है कि पत्थर की तरह मत बनिए, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, इमोशंस भी लाइए, जरूरत से ज्यादा डर ठीक नहीं है। ये थॉट अपने दिमाग से निकालिए, ये चीज आपकी छूट गई तो लाइफ खत्म हो जाएगी। जीवन खत्म नहीं होगा, जीवन चलता ही रहेगा। पर अक्सर आप देखिए सैटर्न वालों का एक क्वालिटी होता है। अब राहु एंड केतु क्या, राहु सैटर्न का एक्सट्रीम वर्जन होता है। तो सैटर्न अगर पहाड़ है तो राहु को, सैटर्न अगर चट्टान है तो राहु को तो आप पहाड़ समझिए। राहु राहु जहां ऑब्सेशन। होगा, स्पेशली, हाँ, राहु ऑब्सेशन होगा, सस्पिशन होगा। हम्म। प्रॉब्लम ऑब्सेशन से तो बाद में, संदेह से पहले, जिस भाव में राहु होगा, जिस प्लेनेट के साथ राहु होगा, वहां में शक ज्यादा होता है, सस्पिशियस ज्यादा रहते हैं। कि और सस्पिशियस किस चीज का, कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। मतलब आप देखिए राहु जिस प्लेनेट है, जिस भाव में होगा ना, अपने आप दिमाग में कीड़ा चलता रहेगा, ध्यान रखो कुछ गड़बड़। तो वीनस राहु वाला अक्सर दिमाग में ख्याल आएगा, अरे ये बंदा चीट तो नहीं कर रहा है मुझे।
और हम जानते हैं ना, शक से बड़ा कोई बीमारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद में आप जाएंगे तो 13 आधारणी वेग बताए गए। वो वेग जो हमें धारण नहीं करने चाहिए, जिसमें यूरिन है, ठीक है, स्टूल है, स्नीजिंग है, छींक है, आंसू के वेग को धारण नहीं करना चाहिए। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जीवन में शंका और लघु शंका नहीं पालनी चाहिए। एक से शारीरिक तो दूसरे से मानसिक बीमारी हो जाती है, तो वही राहु है। शंका मत पालिए, वरना मानसिक बीमारी हो जाएगी। अब इसी तरह केतु जहां होगा, केतु जिस भाव में बैठा होगा वहां हम जरूर गलतियां करते हैं। केतु मिस्टेक्स का कारक है। और गलती भी क्यों करते हैं? क्योंकि केतु इंट्यूजन है ना। हमें इंट्यूटिवली ये लगता है कि नहीं नहीं, ये चीज तो हमको आती है, परफेक्ट है। केतु पास्ट लाइफ है ना, तो हमको लगता है अरे ये तो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जहां स्कॉर्पियो है, केतु होगा, वहां हम ओवर कॉन्फिडेंस बनाएंगे। ये मैंने 8th हाउस वाले वीडियो में भी कहा था, इसीलिए गलती होती है। और फिर बाद में हम क्या कहते हैं, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, हमारे साथ धोखा हो गया। बेसिकली वो धोखा नहीं होता, हम आंखें बंद करके बैठे होते हैं। और जब ये प्लेनेट एफ्लिक्टेड हो जाते हैं तो ये क्वालिटी मैंने क्या कहा, अनकंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जहाँ केतु है वहां गलतियां करने से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। भले ही आपको लगता है कि आपको ये चीज आती है या पता है, फिर भी उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। इसीलिए देखिए ना, केतु जहाँ होता है वहां हम झंडे गाड़ देते हैं। पर झंडा गाड़ने के लिए भी ना, झंडा और डंडा दोनों होना चाहिए, तभी झंडा ऊंचा रहता है। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप झंडे गाड़ देते हैं, लिखा है तो ऐसे ही गाड़ दें। हाँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, पर उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो केतु जहां हो वहां ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलती करेंगे, इसलिए। और तो केतु ये है जहां पर प्लैनेट की है, क्वालिटीज। जी, और ये प्लैनेट की क्वालिटी। जी। केतु जहां पर हो वहां समझौता करना पड़ता है, वहां झुकना पड़ता है ना। हाँ, केतु मीन राशि है ना। बिल्कुल। मीन राशि हम्म। का वो लॉर्ड है और 12वें भाव मोक्ष का कारक है। लगन आपका जी। ईगो हो जाता है। लगना इज योर हम्म। ईगो, लगना इज योर बॉडी, है ना। तो भाई मोक्ष आपको तब मिलेगा जब आप 12वां भाव क्या है, सरेंडर। तो केतु 12वें जी। भाव का कारक है, तो भाई यू हैव टू सरेंडर योर ईगो। तो जहां पर भी केतु हम्म। है, यू हैव टू सरेंडर योर ईगो, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दें इस विषय में व्यूअर्स। तो आई थिंक हो गया 9 पॉइंट्स जी। का। तो इसलिए मैं कहूंगा ये प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। जो लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल चीजें बात लगे, आप प्रिकॉशन लेना सीखिए। देखिए हम्म। आपका, और एफ्लिक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो भी लोग पूछेंगे, एफ्लिक्शन कब है। अगर कोई प्लेनेट आपका 6, 8, 12 में बैठा है, 2, 3 मेलिफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो आप समझिए एफ्लिक्टेड है। तो आप देखिए कौन सा सबसे ज्यादा एफ्लिक्टेड है, वो प्रोमिनेंट क्वालिटी होगा आपके, जहाँ हम्म, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो प्रिकॉशन लीजिए आप, गाइडेंस की तरह ट्रीट कीजिए एस्ट्रोलॉजी को। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते।